ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। ये जीवन है साहब, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे। इसी के साथ वेलकम बैक टू ए और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका सेकंड लेक्चर है। न्यूलैंड के ऑक्टेव्स और डोबेरिनियर्स की ट्रेड्स खत्म करी थी पहले लेक्चर में। बोला था कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पे बिल्कुल अलग सा डेडिकेटेड लेक्चर होगा, और वो यही लेक्चर है जिसमें देखो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए बहुत कंफ्यूजिंग भी है बहुत छोटी सी, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है जिसे समझना है, जिसके ऊपर मेंडलीव साहब ने काम करा था उसे समझ लोगे, उसके डीमेरिट्स मेरिट्स पढ़ लोगे तो बस वो खत्म हो जाएगी चीज़। काफ़ी लोग इसे रट लेते हैं, समझ में ज़्यादा नहीं आता, तो कोशिश करेंगे कम टाइम में अच्छे से इसे ख़त्म करें। तो शुरू करेंगे। नोट्स बनाना है तो बनाते रहिए, जैसे जैसे जो चीज़ मैं लिखते जा रहा हूँ या जो चीज़ आप खुद समझ रहे हैं उसे अपनी भाषा में खुद नोट्स में लिखते रहिएगा, बस इतना काम करना है। बाकी लेक्चर अगर पूरा देखेंगे तो होपफुली पूरी टेबल या पूरी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मेंडलीव की समझ में आ जाएगी। हेडिंग डालेंगे सबसे पहले तो मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल। अब इसमें मतलब देखो, ये तीनों जो साइंटिस्ट थे मेंडलीव से लेकर डोबिनियर से लेकर न्यूलैंड तक, इन्होंने काम करा था एटॉमिक मास पे। इन्होंने क्या करा था, एटॉमिक मास को पकड़ा था, एटॉमिक मास को पकड़ा था। तीनों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करा था। जो एलिमेंट्स आए उनको एक बार इन्होंने क्या करा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया कि हाइड्रोजन की 1 है मान लो एटॉमिक मास, उसके बाद किसी की 2 है, 3 है, 7 है, 9 है, करते करते इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या देखी, सिमिलैरिटीज देखी। इन्होंने क्या पकड़ा, इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज पकड़ी। इन्होंने तीनों की बात कर रहा हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज पकड़ी। केमिकल प्रॉपर्टीज को कैसे भी करके सेम करने की कोशिश करी कि क्या पता वैलेंसी सेम हो, एक तरह से हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहे हैं, एक तरह से हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हो, एटॉमिक मास से कुछ ना कुछ रिलेट हो जाए और कोई ना कोई ट्रेंड बन जाए उनके बीच में। तो हम क्या करेंगे, उनको क्लासीफाई कर देंगे। क्लासीफाई करने का क्या मेन मकसद है वो मैं आपको पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। अब देखो इन्होंने क्या करा था, सबसे पहले तो इनका लॉ पढ़ लेते हैं जो इन्होंने अपना लॉ दिया था, उसी से सारी चीज समझ में आ जाएगी। इन्होंने कहा था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। अगर कोई इसको समझने की कोशिश करे तो मुश्किल है समझना, क्योंकि देखो क्या लिखा है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इन्होंने ये इनका लॉ है पहली बात, पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडलीव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए, फिर से अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर दिया जाए तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स है, जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट हो रही हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। ये है इस पूरे लॉ का मतलब। एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करा, देखा ये गया कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है वो हर रेगुलर इंटरवल पे रिपीट होती है। जैसे न्यूलैंड की ऑक्टेव देखी थी, उसमें हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट की थी, रिसेंबल कर दे रही थी। जो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी है अगर वहां से आप चलोगे, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब रखे हो तो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी वो सेम होंगी। वो फेल हो गया था क्योंकि कुछ ही एलिमेंट्स ये ट्रेंड शो कर पाए थे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पीरियोडिक रिकरेंस, मतलब रेगुलर इंटरवल पे इन्होंने एक ऐसी टेबल बना दी, ऐसे अरेंज कर दिया एलिमेंट्स को कि रेगुलर इंटरवल्स पे प्रॉपर्टी सेम हो रही है। रेगुलर इंटरवल्स पे इन्हें पीरियोडिक रिकरेंस मिल रहा है अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को अरेंज करे। ये इनका था। अब देखते हैं इनके, देखो ये तो हो गया बेसिक चीज। अब इनकी जब टेबल पढ़ोगे, टेबल को देखोगे, टेबल को समझोगे तो समझ में आएगा कि क्या इन्होंने ट्रेंड फॉलो करा, कैसे रिपीट हो रही है और क्या इनका पूरा वो था जो एजेंडा था या कह लो जो मोटिव था क्लासीफाई करने, कैसे इन्होंने टेबल बनाई। तो देखो उसको पढ़ेंगे। हेडिंग वही रहेगी, समझेंगे इनकी टेबल का स्ट्रक्चर कैसा था और टेबल कैसी थी।
देखो न्यूलैंड और डोबिनियर की तो तीनों ट्रेड आपने पढ़ ली थी, मैंने न्यूलैंड की टेबल भी दिखा दी थी पिछले लेक्चर में। और यहाँ पे मैं मेंडलीव का पहले स्ट्रक्चर समझाऊंगा, फिर आपको टेबल भी दिखा दूंगा ताकि पूरी समझ में आ जाए। उसके बाद कुछ बचेगा नहीं इसमें, उसके बाद मेरिट्स बचेगा, डीमेरिट्स बचेगा। क्यों? देखो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बहुत वो थी, क्या नाम है, बहुत पॉपुलैरिटी गेन करी थी, बहुत सही माना गया था इसे काफी समय तक, समझ रहे हो। डीमेरिट्स भी थी जिसकी वजह से हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनानी पड़ी थी, वो भी पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर। देखो था क्या, बात क्या थी, उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स थे हमारे पास। इनको इन 63 एलिमेंट्स को क्या करना था, अरेंज करना था। इन्होंने क्या करा, सबको पहली देखो कैसे क्लासिफाई करा, इन्होंने बनाई 7 हॉरिजॉन्टल रोज। इनकी टेबल का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, 7 हॉरिजॉन्टल रोज और 8 वर्टिकल कॉलम्स। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज को। इस पूरे लेक्चर में अभी देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आएगा हॉरिजॉन्टल रोज, मतलब इसका एक साइंटिफिक नेम है पीरियड्स, और वर्टिकल कॉलम्स का साइंटिफिक नेम है ग्रुप्स। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, 7 पीरियड्स थे इनकी टेबल में और 8 ग्रुप्स थे। समझ में आ गई बात। अब देखो क्लासिफाई कैसे करा, स्ट्रक्चर आप समझो ध्यान से। इन्होंने क्या करा, इन हॉरिजॉन्टल रोज में जितनी 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी, मान लो ये 1 2 3 4, इसमें इन्होंने क्या करा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया। मान लो यहाँ एलिमेंट यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसका मान लो 1 एटॉमिक मास है तो इसका 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हॉरिजॉन्टल रोज में बस ये एलिमेंट्स रखते गए। कैसे रखते गए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, बस सिंपल सा काम था। अब देखो ग्रुप में क्या काम है, कहा कि सेम ग्रुप में जो भी प्रॉपर्टीज होंगी एलिमेंट्स की वो सेम होंगी। अब देखो ग्रुप क्या है, ग्रुप ये पूरा है। अगर ये लाइन चले, ये देखो ये पीरियड है ऐसे, और ये ग्रुप है, तो मतलब इस वाले एलिमेंट के नीचे जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सबकी सेम प्रॉपर्टी होगी, सेम ग्रुप के माने जाएंगे। अरे भाई ये ग्रुप 1 है, ठीक है, तो ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स है, वर्टिकल कॉलम है ना, समझ रहे हो, वर्टिकल कॉलम का मतलब समझ रहे हो, वर्टिकल कॉलम ये सबकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। तो इन्होंने क्या देखा, जो पीरियोडिक रिकरेंस की बात थी कि प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स, इन्होंने देखा कुछ ऐसे सेट करा, कुछ इन्होंने ऐसी टेबल बनाई कि इसके नीचे जो एलिमेंट था वो सेम था, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी। फिर इसके नीचे वाले की भी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, इसके नीचे वाले केमिकल प्रॉपर्टी, इसके नीचे वाली केमिकल प्रॉपर्टी, ऐसे ट्रेंड बनाते गए। और इन्होंने करा कुछ नहीं, इन्होंने सिंपल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, और जो सेम एलिमेंट थे वो अपने आप एक के नीचे एक आते गए। अभी जब टेबल समझोगे और समझ में आएगा। अब देखो करा क्या था, किस बेसिस पे क्या प्रॉपर्टीज देखी जो सेम आ गई, तो ये अपने आप इन्होंने नीचे रख दिया। इन्होंने देखा एलिमेंट्स के, समझ लो इसे, एलिमेंट्स के ऑक्साइड और हाइड्राइड। क्या देखा, एलिमेंट्स के ऑक्साइड और हाइड्राइड इन्होंने देखा। जैसे मान लो ये एक हॉरिजॉन्टल रो है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल रो, पहली बात, इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक एलिमेंट। मान लो ये पीरियड 1 है, मान लो, ठीक है, कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ बस, पीरियड 1 है। पीरियड 1 का क्या मतलब है, हॉरिजॉन्टल रो की एलिमेंट्स अरेंज हो रखे होंगे, और एलिमेंट्स कैसे अरेंज हो रहे होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में। मान लो इसका 2 होगा तो इसका 4, 9, 17 जितना भी है उतना होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में। यहाँ मान लो ग्रुप 1 है, मान लो बस ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, ठीक है, ऐसे ऐसे अरेंज हो रखे हैं, ये ग्रुप बन रखे हैं। मतलब यहाँ मैं जो भी एलिमेंट लिखूंगा वो लिथियम और वो सेम होंगे, ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। बेरिलियम के नीचे जो भी लिखूंगा सबका सेम होगा। अब इन्होंने कैसे सेम करा, कैसे क्लासीफाई करा, इन्होंने ऑक्साइड देके और हाइड्राइड देके। जैसे Be है, बेरिलियम है, ठीक है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। अभी देखो जैसे बेरिलियम के नीचे, जैसे लिथियम के नीचे अगर मैं Na लिख दूं तो बताओ लिथियम Na सेम है, आपको पता है एल्कली मेटल से वही वाला केस है जो डोबिनियर ने दिखाई थी। देखोगे फ्लोरीन के बाद ही, मतलब Na का मान लो फ्लोरीन का 23 है, मान लो 21 है फ्लोरीन का, जो भी है, तो Na का 23 एटॉमिक मास, तो मतलब वो ट्रेंड फॉलो हो रहा है, फ्लोरीन से आए इस वाले में तो ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास वही है।
वही ट्रेंड है, बस लिथियम के नीचे Na आ गया, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। बेरिलियम के नीचे Mg आ गया, उसके नीचे और आ गया, जैसे इसके नीचे Ca आ गया, कैल्शियम आ गया। तो प्रॉपर्टीज ग्रुप में प्रॉपर्टी सेम है, और हॉरिजॉन्टल रो में एलिमेंट्स कैसे अरेंज है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज है। ठीक है, यहां जैसे देखो NaO बनाता है, LiO। अभी जब टेबल की फोटो दिखाऊंगा, जो टेबल है उसकी जब पिक्चर दिखाऊंगा तो और समझ में आएगा। जैसे NaO LiO, तो ये क्या है, मान लो R मान लो, इस एलिमेंट को मैंने R कह लिया तो O बना रहे हैं। तो मतलब ग्रुप 1 में कैसे क्लासिफाई करो उन्होंने एलिमेंट को, RO से। मतलब यहाँ जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑक्साइड बनाएंगे, उन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, RO। देख लो LiO NaO, समझ में आई बात, समझ रहे हो बात को कि नहीं। ऐसे ही बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, इसमें जो बनाएंगे, जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम है, वो क्या बनाता है, CaO, वो भी बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, ऐसे ही बनाता है। तो ऑक्साइड RO, इसको भी मान लो। मतलब कहने की बात है कि सेम एलिमेंट्स में कोई एक पर्टिकुलर, उन्होंने क्या देखा, ऑक्साइड का फॉर्मूला देखा, हाइड्राइड का फॉर्मूला देखा। उनका एम ये था कि सेम ग्रुप में अगर मैं किसी भी एलिमेंट का ऑक्साइड का फॉर्मूला निकालूं, हाइड्राइड का फॉर्मूला निकालूं, तो वो सेम आएगा। तो सेम ग्रुप क्या हो गए, सेम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मान ली गई। और एक स्ट्रक्चर और फिक्स था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, सेम ग्रुप, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम, बस खत्म बात। समझ रहे हो, जैसे LiNa, समझ रहे हो बात को कि नहीं, बस ये बात थी। अब देखो, अगर आप पिक्चर देख लोगे, चलो पिक्चर देख लो, यहाँ पे मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ उसकी, क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल की। चलो ये देखो, ये है जो है पीरियोडिक टेबल उनकी। अब देखो इसमें देख लो, पहली बात तो एलिमेंट्स कैसे क्लासीफाई हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में। जैसे अगर आप देखोगे बी, तो Li है, बी, जो मैंने यहाँ पे टेबल लिखी थी वही चीज़ है। देख लो, पीरियड 1 को छोड़ दो जिसमें हाइड्रोजन है, अब उसका मतलब समझाऊंगा। पीरियड 2 से देखो, Li है, बी ही है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, उसके नीचे Na Mg। मतलब देखो वहाँ पे देखो लास्ट में फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 19 और Na का है 23। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में सारे क्या है, अरेंज्ड हैं। वो जो ट्रेंड है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का, वो चलता आ रहा है। उसके बाद अगर देखोगे NaMg, Al, Si, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया। क्लोरीन में देखोगे क्लोरीन का 35.5, उसके बाद नीचे आप बढ़ जाओगे पोटेशियम में, उसका 39.1 है। ऐसे करते करते मतलब देख रहे हो ना, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के ट्रेंड में चली जा रही है पूरी टेबल। और एक और बात समझो, अब देखोगे ग्रुप 1 सबसे ऊपर दिखा, ग्रुप 1 उसके नीचे दिखा R2O फॉर्मूला। मतलब ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, R2O। अब जितने भी, जैसे Li, Na, K, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाऊं तो उनका कैसा फॉर्मूला होगा, R2O, Li2O, Na2O, ऐसे ऐसे फॉर्मूला बनाएंगे। ग्रुप 2 में भी देख लो, जैसे BMg, Ca, तो आप सब जानते हो ऑक्साइड के साथ जब फॉर्मूला बनाते हैं तो CaO, MgO, BeO, बेरिलियम ऑक्साइड, ऐसे फॉर्मूला बनाते हैं। तो मतलब सेम ग्रुप में हाइड्राइड के फॉर्मूले भी ऑक्साइड के भी है। जैसे फर्स्ट ग्रुप में हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है, RH, LiH बनाएगा, ठीक है, NaH बनाएगा अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करे। सेकंड ग्रुप में देख लो RH2 है, BH2 बनाएगा, MgH2 बनाएगा। तो हाइड्राइड के फॉर्मूले ऑक्साइड के फॉर्मूले के बेसिस पे क्लासिफाई करा गया है पूरे एलिमेंट्स को। दो बात फिर से समझा दो, जो दो फॉर्मूले हैं, जो दो मेन बात है उनको समझना। खाली दो फैक्टर्स उठाए थे मेंडलीव ने और दो फैक्टर्स में पूरी इन्होंने टेबल बना दी। और टेबल इनकी सक्सेसफुल इसलिए हुई थी क्योंकि उस टाइम के एलिमेंट जो 63 एलिमेंट्स थे वो क्या थे, उन्होंने पूरे क्लासिफाई कर दिए थे 63 के 63। अब ग्रुप 8 देखो, क्या पता कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो, ग्रुप 8 में कैसे एलिमेंट्स लिख रखे हैं, फ्लोरीन लिखा है, कोबाल्ट लिखा है, ये सब लिख रहे हैं। ये लोग होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। जो ग्रुप 8 था ना, समझ लो यहीं पे जो ग्रुप 8 था वो था पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती। मान लो आयरन है, Fe है, Fe2+ भी देखा होगा आपने, Fe3+ भी देखा होगा, वैलेंसी फिक्स नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स कुछ होते हैं स्पेशल एलिमेंट्स, उनका क्या है, इन्होंने अलग ही ग्रुप बना दिए। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं मोस्टली जो ग्रुप बनाए उन्होंने, सबकी प्रॉपर्टी सेम, सिमिलर ग्रुप, सेम प्रॉपर्टीज, तो इन्होंने अलग ग्रुप बना दिया। ऐसे अभी पढ़ोगे, जब नोबल गैस बाद में डिस्कवर हुई थी, जब 63 एलिमेंट्स थे उस टाइम पे नोबल गैस नहीं थी। नोबल गैस जानते हो ना, फिक्स वैलेंसी होती है, पूरी ऑक्टेट कंप्लीट होती है, अनरिएक्टिव गैसेज होती हैं। उस जमाने में उस टाइम पे नोबल गैस नहीं थी, लेकिन नोबल गैस के आने के बावजूद इनकी पीरियोडिक टेबल में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा।
नोबल गैस सारी एक जैसी होती हैं, सबकी वैलेंसी सेम होती है, सब एन रिएक्टिव होती है। तो इन्होंने क्या करा था, जब नोबल गैस आई थी एक अलग ही ग्रुप बना दिया था नोबल गैस का, तो उससे उनकी टेबल भी डिस्टर्ब नहीं हुई थी। ये इनका एक मेरिट था, ये मेरिट का पॉइंट है कि नोबल गैस के आने के बावजूद उनकी टेबल डिस्टर्ब नहीं हुई, नोबल गैसेस का एक अलग ग्रुप बना दिया गया। ट्रांजिशन एलिमेंट समझिए, ग्रुप 8। मैं क्या कह रहा था, दो बातों पे इन्होंने ध्यान दिया था, उन दो बात को समझना बस। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास और सेम ग्रुप सेम एलिमेंट्स। क्या है, सेम ग्रुप सेम प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जहां भी बोलूंगा वहां केमिकल प्रॉपर्टीज की बात होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख के क्लासिफाई नहीं करा जाता। सेम ग्रुप में ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करा गया है। जैसे मैंने आपको बता भी दिया, Li2O बनाता है, Na2O बनाता है, तो ये सेम ग्रुप में होंगे। और देखोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का ट्रेंड भी फॉलो हो रहा होगा। इन्होंने टेबल इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल इन्होंने बनाई थी कि दोनों, ये जो दोनों चीजें वो दोनों सही हो रही हैं। समझाया था ना, यहाँ पे जब F आ रहा था सबसे लास्ट में, ग्रुप 7 की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 7 पीरियड 2 मान लो, ये मान लो क्या होता ही है। ग्रुप 7 की बात करूं, फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19 है, जब नीचे उतरोगे तो ये Na का जो एटॉमिक मास होता है 23 हो रहा है। तो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है वो भी, इसके बाद 25 आएगा, 29 आएगा, उसके बाद बढ़ता जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और सेम ग्रुप 1 है, ये पूरा सेम ग्रुप है, यहाँ सेम ग्रुप में सेम प्रॉपर्टीज होंगी, जितने भी एलिमेंट्स होंगे। किस बेसिस पे सेम प्रॉपर्टीज होंगी, ऑक्साइड और हाइड्रोड के फॉर्मूले जो है सेम होंगे। Na2O, Li2O, इसको क्या कहते हैं, R2O कह सकते हो, कि R कोई भी एलिमेंट है, 2O बना रहा है ऑक्साइड से, ऐसे फॉर्मूला बना रहा है। उसके बाद देखा ये मान लो B आ गया, Mg आ गया, Ca आ गया, RO फन बनाते हैं, CaO, MgO, BeO। हाइड्राइड के फॉर्मूले भी देख सकते हो, ऑक्साइड के फॉर्मूले भी देख सकते हो। इन दोनों बेसिस पे दोनों चीजों को देखा, फॉर्मूले देखे जिनके सेम आ रहे हैं। अब देखो फॉर्मूले सेम का क्या मतलब है, मतलब कहीं ना कहीं इनकी वैलेंसी सेम है, सेम तरह से रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन से। Be भी वैसे ही रिएक्ट कर रहा है जैसे Mg कर रहा है, जैसे Ca कर रहा है ऑक्सीजन से या हाइड्रोजन से। Li और Na भी उसी तरह कर रहे हैं, मतलब वैलेंसी कहीं ना कहीं सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं सेम है। तो यानी ये एलिमेंट्स को हम एक तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, सेम ग्रुप में डाल दिया। तो ये थी इनकी पीरियोडिक, अगर स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा तो पूरी पीरियोडिक टेबल भी समझ में आ गई। अब कुछ बचा नहीं है इसमें, 3-4 मेरिट्स हैं, 3-4 डीमेरिट्स हैं कि भाई क्यों ये इतनी पॉपुलर हो गई, क्या मेरिट आ गई, जिसमें थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो याद रखना जरूरी है, और डीमेरिट्स हैं कि क्यों फेल हो गई, क्यों हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ा। ठीक है, वही समझाने जा रहा हूँ। देखो मेरिट्स 2 या 3 ही है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरिट्स देखो पीरियोडिक टेबल अगर स्ट्रक्चर समझ गए तो बात ही खत्म है। दो मेन चीज़ें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ऑक्साइड हाइड्रोड के फॉर्मूले देखे, जो एलिमेंट्स के सेम आए थे सेम ग्रुप में वो डिटैच होते गए, मतलब सेम ग्रुप में अलाइन होते गए। और एक बार ट्रेंड इनका फॉलो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास था, सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट सेम ग्रुप में आते गए। बस ये दो चीज़ थी, दो चीज़ में इन्होंने इतनी ब्यूटीफुली अलाइन कर दिया कि पूरी टेबल बन गई। अब 2-3 देखो मेरिट्स में क्या है, 2-3 इन्होंने थोड़े से क्या करे थे, चालाकी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, समझाते हो। देखो मेरिट्स में पहला मेरिट ये था कि टेबल को सही से अलाइन रखने के लिए, कि टेबल सही रहे, वो जो ट्रेंड है दोनों चीज़ वो फॉलो होते रहे। इन्होंने एक काम ये करा था कि कभी कभी ज़्यादा टाइम नहीं, कभी कभी जरूरत पड़ने में, देखो जो मेन चीज़ था वो क्या करना था, पहले मान लो लेस एटॉमिक मास का एलिमेंट आना चाहिए था, उसके बाद हाई उससे ज़्यादा एटॉमिक मास का आना चाहिए था। किन्हीं केसेस में ये चीज़ फ्लिप भी हो गई थी। क्यों फ्लिप हो गई, ताकि सेम ग्रुप में आ जाए। मान लो यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ निकल है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो बस यहाँ कोबाल्ट है, निकल है, अगर निकल को यहाँ, ये ग्रुप 3 चल रहा है, ये ग्रुप 4 चल रहा है, ठीक है, निकल का मान लो 23 है, कोबाल्ट का 23 है, निकल का 25 है, मान लो, समझाने के लिए समझाना बस, ठीक है। ग्रुप 3 में निकल आना चाहिए था, ग्रुप 4 में कोबाल्ट आना चाहिए था। उसके लिए क्या करना, फ्लिप करना था कि निकल का ज़्यादा है मान लिया, लेकिन इसको यहाँ ले आओ, कोबाल्ट भैया को यहाँ ले आओ। ज़्यादा बार नहीं, सर 2 या 3 बार हुआ था, ताकि टेबल क्या रहे, अलाइन रहे, ठीक है, ताकि टेबल जो है वो सही से अलाइन रहे, वो जो ट्रेंड है वो ना बिगड़े। इसलिए ये काम इन्होंने पहला मेरिट करा था। समझ में आ गया, पहला मेरिट कुछ खास नहीं है।
दूसरी चीज देखो, उस जमाने में जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, दूसरी चीज बहुत सही है, सबसे तगड़ा मेरिट है इनका, जो अनडिस्कवर्ड, तीसरा आप पढ़ ही चुके हो, तीसरा नोबल गैस वाला है, ठीक है। जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है, उनके लिए इन्होंने गैप्स छोड़ दिए थे और कहा था, ये प्रिडिक्ट करा था, भविष्यवाणी करी थी कि जो डिस्कवर तब एलिमेंट होंगे वो इसी गैप में फिट हो जाएंगे। मतलब इन्होंने क्या करा, गैप, अब देखो डिटेल में तो जा नहीं सकते, उनकी हायर स्टडीज होगी कुछ, इन्होंने, अब देखो प्रिडिक्शन ऐसे तो कर नहीं दी ना कि यहाँ आ जाएगा वो वाला एलिमेंट, कुछ हायर स्टडीज होंगी, प्रॉपर्टीज, आजू बाजू के एलिमेंट, नेबरिंग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करके कुछ डिस्कवर, मतलब कुछ अंदाजा लगाया होगा कि क्या पता इसके जैसा एक और एलिमेंट बने जो इस गैप में फिट हो। तो उन्होंने 3-4 गैप ऐसे थे, ज़्यादा नहीं छोड़े थे, हायर स्टडी करके कुछ डिस्कवर कर रहे थे, प्रिडिक्ट कर रहे थे, जैसे कहते हैं भविष्यवाणी करी थी, 2-4 गैप छोड़ दिए थे, ये कहा था कि बाद में एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे और वो डिस्कवर होंगे, मेरी टेबल खराब ना है, इसलिए वो इस गैप में फिट हो जाएंगे। अब इसका डिटेल पढ़ाया भी गया जो आपके सिलेबस में है। देखो ए का बोरॉन, देखो अभी समझा रहा हूँ, ए का एल्यूमिनियम और ए का सिलिकॉन, ये क्या है, ये एलिमेंट्स है। देखो ग्रुप में आपको पता है एक स्लॉट में 2 से ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं भाई, एक ग्रुप मतलब एक स्लॉट है मान लो वहाँ पे, तो 2 एलिमेंट्स भी साथ में हो ही सकते हैं, ताकि क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम है, 2 एलिमेंट साथ में हो ही सकते हैं। तो वहीं उन्हें उसी चीज़ में अगर आपको वो नहीं हो रहा तो टेबल देख लो, मैं उसको गोला भी बना दूंगा, टेबल देख लो, एक एलिमेंट में एक पर्टिकुलर स्लॉट पे 2 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ताकि क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी सेम है, उनको सेम जगह पे रहना है, ठीक है। तो वहीं पे उन्होंने छोड़ा था एका बोरॉन, मतलब इसका एका का मतलब है फर्स्ट बोरॉन, मतलब पहले बोरॉन, उस स्लॉट में पहले बोरॉन आएगा, फिर वो एलिमेंट आएगा जो डिस्कवर होने वाला है। जो स्लॉट थी ना, मान लो यहाँ पे बोरॉन था, समझाने के लिए कर रहा हूँ सिर्फ, यहाँ पे स्लॉट छोड़ दिया, गैप छोड़ दिया, उस स्लॉट का नाम, उस जो एलिमेंट आने वाला था इस स्लॉट में, उसका नाम रख दिया एका बोरॉन, मतलब पहले बोरॉन, उसके बाद वो एलिमेंट जो डिस्कवर होने वाला है। बोरॉन की जगह जब देखा गया फ्यूचर में डिस्कवर हुआ स्कैंडियम, और वो देखा गया उसी स्लॉट में फिट भी हो गया जैसे उनकी प्रेडिक्शन थी। जो एका एल्यूमिनियम नाम का उन्होंने गैप छोड़ा था, वहाँ फिट हुआ गैलियम, जब गैलियम आया तो उस स्लॉट में फिट हो गया, और एका सिलिकॉन की जगह आया जर्मेनियम। जब मैंने देखा जब जर्मेनियम बना तो एका सिलिकॉन की जगह पे क्या हो गया, फिट हो गया। ऐसे एक दो गैप और छोड़े थे। बात कहने का मतलब ये, अनडिस्कवर एलिमेंट के लिए गैप छोड़े, कुछ उनकी स्टडी करी होगी, उन्होंने नेबरिंग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ा होगा, तो उन्होंने ये सोचा होगा कि यहाँ एक एलिमेंट और आ सकता है जो यहाँ पे फिट हो, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने गैप छोड़े। गैप्स जो 3 हम सिलेबस में पढ़ते हैं उनका नाम रखा एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। पहले बोरॉन, उसके बाद वो डिस्कवर होने वाला एलिमेंट उसी स्लॉट में, फिर एल्यूमिनियम, उसके बाद गैलियम, एका सिलिकॉन की जगह आया जर्मेनियम। इनकी प्रॉपर्टीज दिखेगी, वो परफेक्टली उस गैप में क्या हो गए, फिट हो गए। इनकी जो प्रिडिक्शन थी वो सही होगी और इनकी टेबल अभी तक बची रही, खराब नहीं हुई। तीसरा मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तीसरा है नोबल गैस का, कि जब नोबल गैस आई, अब देखो अगर आपने न्यूलैंड की ऑक्टेव पढ़ी थी तो वहाँ पे क्या है, जैसे जैसे हेवियर एलिमेंट्स आते गए वैसे वैसे उनकी पूरी ऑक्टेव खराब हो गई। डोबिलिन ने खाली 3 ट्रेड बना पाए। न्यूलैंड की ऑक्टेव में था, उनकी भी इन्होंने सही ट्रेंड चुना था, 1 और 8वीं के प्रॉपर्टी सेम, लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते गए उन्होंने देखा उनकी पूरी जो फिक्सचर था, जो ट्रेंड था, वो खराब होता गया। इनके साथ ऐसा नहीं हुआ, इनके साथ इन्होंने गैप्स भी छोड़ दिए, नए एलिमेंट्स आए वहाँ पे फिट हो गए। इन्होंने नोबल गैस का भी एक जुगाड़ लगा लिया कि नोबल गैसेस सारे एक जैसे होते हैं, सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं, तो एक पूरा अलग ग्रुप बना दिया नोबल गैसेस का, बात ही खत्म। उन्होंने कहा ये ग्रुप 8 है, यहाँ पूरा नोबल गैस का एक ग्रुप बन गया, मेरी टेबल भी खराब नहीं है और नोबल गैस भी सारी अरेंज हो गई। समझ में आ गई बात? ये थी मेरिट्स, मतलब मेरिट्स का मतलब काफी देर तक चली इनकी टेबल, खराब नहीं, और एलिमेंट्स आते गए, गैप छोड़े थे वहां फिट होते गए, नोबल गैस आई, नोबल गैस भी फिक्स हो गई, ठीक है। जो जहाँ चेंजेस करने थे थोड़ी बहुत चेंज भी कर दी कि हायर एटॉमिक मास का थोड़ा पहले रख दिया ताकि सेम ग्रुप में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो, वो चीज़ भी उन्होंने कर दी। एक ज़्यादा बार नहीं, 1-2 जगह कर दी ताकि इनकी टेबल, उसको फिलहाल वो डीमेरिट में भी आता है, उसको वो समझा नहीं पाए, मतलब कोई रीज़न नहीं था उनके पास कि उन्होंने क्यों चेंज करा, क्यों उसको
रिप्लेस करा, लेस एटॉमिक मास का क्यू बाद में आया, हायर एटॉमिक मास का क्यू पहले आया। हाँ मतलब तो वही ताकि टेबल अलाइन रहे, सारी चीज़ें फिक्स रहे, इसलिए थोड़ा चेंजेस कर दिया, लेकिन उसको समझा नहीं पाए। ठीक है, उसको उन्होंने करा ताकि टेबल सही रहे, उसका कोई रीज़न नहीं था, तो वो डीमेरिट में भी माना जाता है। लेकिन ये था कि थोड़ी बहुत चेंजेस की, उनकी टेबल सही रही, काफ़ी टाइम तक पॉपुलर रहे और काफ़ी टाइम तक इस टेबल को सही माना गया। एलिमेंट्स आते गए, वो टेबल में फिट होते गए। देखो भाई डीमेरिट्स समझो, डीमेरिट्स में दो ही मेन है। ठीक है, डीमेरिट्स में चाहो तो मेरिट वाला देखो, उसको मेरे ख्याल से वो जो पहला पॉइंट है वो मेरिट है या डीमेरिट है। पहला पॉइंट मेरिट इसलिए ताकि उन्होंने थोड़े बहुत चेंज कर दे ताकि टेबल सही रहे, तो मेरिट भी कह सकते हैं और डीमेरिट भी कह सकते हैं। पहला पॉइंट समझ लो, जो उन्होंने एटॉमिक मास ज़्यादा वाले को पहले रख दिया, पहले वाले को ज़्यादा रख दिया, थोड़े चेंजेस कर दिए, उसको डीमेरिट भी कह सकते हो। अब डीमेरिट क्यों? क्योंकि समझा नहीं पाया, उन्होंने करा ताकि टेबल सही रहे, उसका कोई मकसद, उसका कोई रीज़न नहीं है, खाली टेबल सही रहे इसलिए उन्होंने बदल दिया, उसका कोई फिक्स रीज़न नहीं था, तो वो डीमेरिट में भी माना जा सकता है। अब देखो दो दो मेन मेरिट है, एक तो गैप्स और एक आपका वो नोबल गैस वाला कि और एलिमेंट्स आते गए फिक्स होते गए, और दो मेन डीमेरिट भी हैं। पहला मेन डीमेरिट है आइसोटोप और दूसरा डीमेरिट है हाइड्रोजन की पोजीशन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्या है? अब जैसे आइसोटोप, आइसोटोप क्या होता है आपको होप पता हो, लेकिन मैं समझा देता हूँ। आइसोटोप की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। जैसे क्लोरीन में एक क्लोरीन आता है जिसका एटॉमिक मास होता है 35.5 समथिंग, और एक क्लोरीन आता है जिसका एटॉमिक मास होता है 37। ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, नेचर में दो डिफरेंट टाइप में पाया जाता है, ऐसे कहता है आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। एक क्लोरीन जिसका एटॉमिक मास 35 है, एक का 37 है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी सेम है, ये भी क्लोरीन वही है, क्लोरीन गैस ही है, ये भी क्लोरीन गैस है, लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास है। अब इससे टेबल पे क्या फर्क पड़ा? टेबल पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा, जिससे पूरी टेबल खराब होगी। क्या? इसी आइसोटोप के रीजन की वजह से खराब हो गया है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन तो आज भी फिक्स नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी समझाऊंगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन मान लिया गया है कि कहीं भी हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसी चीज है जो दो जगह जा सकती है। एक तो हेलोजेंस की प्रॉपर्टीज को रिसेंबल करती है, एक एल्कली मेटल की प्रॉपर्टीज को रिसेंबल करती है। तो अभी उस पर आऊंगा, अभी इसको समझो। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट एटॉमिक मास। अब इनके सेम केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ग्रुप में होना चाहिए, समझो ना, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है तो सेम ग्रुप में होना चाहिए इनके हिसाब से। मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो? लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास है तो सेम ग्रुप में कैसे हो सकते हैं? भाई अरेंज करा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, एटॉमिक मास ही डिफरेंट हो गया, बिल्कुल अलग हो गया, 35 37, तो सेम ग्रुप में आ ही नहीं सकते, तो खराब होगी पूरी टेबल। आइसोटोप देखो, आइसोटोप बहुत बाद में आया, उस जमाने में आइसोटोप नहीं थे। जब 63 एलिमेंट्स डिस्कवर होते तब आइसोटोप आइसोटोप की इतनी चर्चा नहीं थी, बहुत बाद में आए। लेकिन जब आए तब टेबल खराब कर गए, क्योंकि उनकी ऐसी चीज थी जो इनके पूरे रूल को अलग कर रही थी ना। इनका जो रूल था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, सेम केमिकल प्रॉपर्टी सेम ग्रुप में, समझ रहे हो ना, उस पूरे रूल को ये चेंज कर दी रही है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, सेम ग्रुप में होनी चाहिए, लेकिन एटॉमिक मास ही डिफरेंट है। पूरा एटॉमिक मास क्लोरीन क्लोरीन, समझे बात को? तो पूरा रूल ही चेंज हो गया, और आइसोटोप के आने से इनकी पूरी जो वो है टेबल है खराब हो गई। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन को समझो, एक जो एल्कली मेटल का ग्रुप होता है, एल्कली मेटल के ग्रुप में वही लिथियम सोडियम, वही चीज़ पोटेशियम। ठीक है, तो मान लो सोडियम को पकड़ लिया, ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन समझा रहा हूँ। सोडियम को पकड़ा, अब सोडियम की तरह ही हाइड्रोजन भी काम करता है, सोडियम की तरह ही हाइड्रोजन। अब देखो सोडियम ऑक्सीजन से, मान लो ऑक्सीजन का दिखाता हूँ, सोडियम ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो Na2O बनाता है। हाइड्रोजन जब करता है ऑक्सीजन से रिएक्ट तो H2O बनाता है, सेम चीज़। मतलब इसको हम उस वाले ग्रुप में भी रख सकते हैं, हाइड्रोजन को हम जहाँ हमने लिथियम सोडियम पोटेशियम रखा था वहाँ हम हाइड्रोजन भी रख सकते हैं, सेम है, RO बनाएगा। ठीक है, वही वाला ऑक्सीजन के साथ जो ये बनाएगा, जो ये वो भी ये बनाएगा। तो मतलब एल्कली मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी हाइड्रोजन क्या करता है, रिसेंबल करता है, वैसे ही बिहेव करता है जैसे एल्कली मेटल करते हैं। तो हम इसको यहाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है तो वहीं रख दो। वैसे भी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, सबसे पहले वही आएगा, सबसे पहला ग्रुप भी इसी चीज का होता है, वहां रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रुप जो 7 है वहां देखोगे आपको फ्लोरीन मिलेगा,
क्लोरीन मिलेगा, ब्रोमीन मिलेगा। ग्रुप 7 पूरा पढ़ लो, ग्रुप 7 ग्रुप 8 से पहले वाला, ट्रांजिशन एलिमेंट से पहले वाला जो फोटो जो मैंने दिखाई थी ना, उसको स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ताकि उसको अगर देखते रहोगे तो उसको देख के अगर टेबल पढ़ोगे फिर जो प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, मतलब उसको आपने देख लिया कि अच्छा ग्रुप 7 में ऐसे मतलब सेम प्रॉपर्टीज, तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको देखते रहना। ग्रुप 7 में आप देखोगे भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, समझ में भी आता है ग्रुप 7 क्या है। फ्लोरीन, इनकी वैलेंसी क्या है, माने एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। भाई क्लोरीन क्लोरीन माइनस बन जाता है कि नहीं बन जाता है, क्या करते हैं, सेम बिहेवियर दिखाते हैं। हेलोजेंस, इनका तो नाम भी पड़ा है हेलोजेंस, सेम बिहेवियर के हैं। देखोगे तो हाइड्रोजन भी सेम बिहेवियर दिखाता है, हाइड्रोजन जैसा ही बिहेवियर दिखाता है। एफ क्या करता है, F2 के उसमें पाया जाता है, जो फ्लोरीन होता है वो F2 डायटोमिक मॉलिक्यूल में पाया जाता है नेचर में। Cl कैसे पाया जाता है, Cl2 गैस के फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, Br2 के फॉर्म में पाया जाता है। और आपको पता होगा हाइड्रोजन भी H2 के फॉर्म में पाया जाता है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन आपको चाहिए तो H2 गैस के नेचर के फॉर्म में पाया जाएगा। तो इनकी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज भी हाइड्रोजन डिसेबल करता है, यानी हम हाइड्रोजन को ग्रुप 7 में भी रख सकते हैं। लेकिन ग्रुप 7 में कैसे रखोगे, कहाँ रखोगे भाई, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 है, तो वहाँ कहीं प्लेस ही नहीं होगा। सबसे सही पोजीशन यही है, इसलिए आपने देखा होगा टेबल में भी हाइड्रोजन को ये इसी में रख रखा है, क्योंकि 1 है ना एटॉमिक मास, उसके 1 से ही तो शुरू करोगे और वहीं उसके नीचे ये सारी चीज़ भी आती है, तो सबसे बेस्ट पोजीशन है। लेकिन वो यहाँ भी रखा जा सकता है, यानी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन सिर्फ इसी टेबल में नहीं गलत है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी वो जो हाइड्रोजन यहीं रखा गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर आपने देखी होगी, हाइड्रोजन यही प्लेस है, वो अभी भी पोजीशन गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन की प्रॉपर्टीज भी रिसेंबल करता है, वहाँ पे भी वो आना चाहिए। दो जगह एनाटॉमिक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, सिर्फ इसी टेबल के लिए नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए, लेकिन उसमें कुछ अजम्पशन ले रखे हैं मॉडर्न, जब पढ़ेंगे तो उसको भी डिस्कस करेंगे। समझ में आई बात। तो ये पहला मेन फैक्टर यही, आइसोटोप की वजह से इनकी पूरी टेबल खराब हो गई। तो एक बार खराब होगी तो साइंटिस्ट फिर से सोचने लगे कि कुछ और ट्रेंड देखें, और सोचते 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 एटॉमिक मास को बोला कि एटॉमिक मास में कुछ ट्रेंड बन नहीं रहा है। इन्होंने फिर उठाया एटॉमिक नंबर को। बोर मतलब जो ये है ना आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जैसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, इसमें एक साइंटिस्ट का हाथ नहीं था। बोर को जानते हैं, नील बोर को, वो थे, उनकी पूरी टीम थी, बहुत लोगों ने मिल के काम करा, तब लॉन्ग फॉर्म या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई। किस बेसिस पे थी, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे थी, एटॉमिक मास के बेसिस पे नहीं थी। लेकिन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बहुत पॉपुलर थी। पॉपुलर क्यों थी, बहुत लंबे टाइम तक चली थी। 63 एलिमेंट्स को तो उन्होंने कर ही दिया था भाई, जो 63 एलिमेंट्स थे उनको उन्होंने अरेंज कर ही दिया था। उसके बाद भी कई सालों तक जब एलिमेंट्स आते गए तो वो भी इनकी टेबल में फिट होते गए, तो टेबल बहुत लंबी चली थी, बहुत फेमस थी। साइंटिस्ट ने एक बार में मान लिया था कि यही टेबल है, जो है मतलब यही टेबल है पीरियोडिक टेबल की। लेकिन आइसोटोप की वजह से, हाइड्रोजन की पोजीशन की वजह से टेबल खराब हो गई। वो सिचुएशन भी समझा नहीं पाए कि क्यों भाई आप इसको ऐसे रख रहे हो, हायर को पहले रख रहे हो, लेस को बाद में रख रहे हो, तो उसकी वजह से खराब हो गई। एक बार खराब हो गई तो साइंटिस्ट ने फिर से सोचना शुरू करा। उस जमाने के साइंटिस्ट में नील बोर थे, उनकी पूरी टीम थी, उन्होंने फिर सोचा, एटॉमिक नंबर को पकड़ा, कुछ ट्रेंड बनाया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम आज तक पढ़ते हैं, जो आज तक चलती आ रही है। अभी तक उसमें कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं आई कि हमें इस ज़माने में कुछ और टेबल बनाने की सोचना पड़े। तो ये थी पूरी मॉडर्न मेंडलीव की टेबल। स्ट्रक्चर एक बार समझ में आ जाए, रूल्स एक बार समझ में आ जाए, किस बेसिस पे करा, तो पूरी टेबल खत्म है, बस उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मेरे डीमेरिट्स एक बार पढ़ लिए। अब देखो, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल मेन थी, अगर समझ में आ गई तो वेल एंड गुड, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि वही चलती आ रही है। काफ़ी उसमें देखो, पहले हम अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कम से कम 3 या 4 लेक्चर्स बनेंगे। क्यों बनेंगे, पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर मैं अगले लेक्चर उसका करूँ तो पहले उसे हम समझेंगे। उसके बाद ग्रुप्स के जो ट्रेंड होते हैं, भाई ट्रेंड होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो ट्रेंड फॉलो होता है, बहुत बड़ी टेबल है। पीरियड्स में जो ट्रेंड होते हैं उसको समझेंगे, उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो, उसके बाद और उसके क्वेश्चंस की वीडियो। तो 3-4 वीडियो, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 वीडियो में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खत्म होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर क्वेश्चन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आते हैं, लेकिन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल समझ में आनी चाहिए थी। आई होप समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शुरू करेंगे और ख़त्म भी कर लेंगे, उसके बाद तो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो आप लोग अपनी तरफ से मेहनत करते रहें। स्टे ट्यून्ड विद मी, टिल देन बाय।